हाय फ्रेंड्स, कंजंक्शन टॉपिक की पहली क्लास में हमने पढ़ा था हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली। उनके बाद में हम क्या देन का यूज नहीं बल्कि व्हेन और बिफोर का यूज करते हैं। और एक ही साथ में हमें ध्यान रखना है कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली से जब सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आपको सेंटेंस के में इन्वर्जन करना पड़ता है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हमें वर्ब का यूज है वो करना होता है। सेकेंड रूल हमने ये पढ़ा था कि नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तब भी उसके बाद आपको इन्वर्जन करना होता है, और नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। कौन से? THAN वाले देन का यूज होता है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं इस टॉपिक के अगले रूल की ओर। देखिए, एक रूल आता है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत क्वेश्चंस इसके पूछे जाते हैं, बड़ा ही सरल और सिंपल आपका रूल है। देखो, समझना, सिंपल भाषा में समझना कि जब भी कभी कोई मान लो एक सेंटेंस आता है, मैं सबसे सरल तरीका बताता हूं। कोई भी एक सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस के अंदर बीच में यदि मान लो कोई भी WH वर्ड आता है, बीच के अंदर कोई भी WH वर्ड आता है तो वो कंजंक्शन का काम करता है। यदि किसी सेंटेंस के बीच में कोई भी WH वर्ड आता है या दूसरा कोई भी कंजंक्शन आता है, ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी WH वर्ड आया या मान लो कोई भी दूसरा कंजंक्शन आ गया, इस तरह मान लो दैट आ गया, ठीक है ना, इफ हो गया इस तरह, या वेदर मान लो आपने लगा दिया, ऐसा कोई भी कंजंक्शन मान लो आपको दे रखा हो सेंटेंस के बीच में, यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंजंक्शन दे रखा हो। और एक बात यह भी ध्यान रखना कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में WH वर्ड लगाते हैं तो वो कंजंक्शन का काम करता है। किसका काम करेगा? कंजंक्शन का। और कंजंक्शन जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो वो कभी भी इन्वर्जन नहीं करता। क्या नहीं करेगा? इन्वर्जन। अब ये बीच में जब भी आ गए तो अब इसके बाद आप इन्वर्जन नहीं कर सकते। जैसे मान लो अब आपको इसके बाद दे दिया कि क्या वाई कैन यू गो देयर, तो अब ये गलत हो जाएगा। अब क्या होगा? यहां पर आपको यहां पर कैन यू नहीं कह सकते, आपको सब्जेक्ट को पहले यूज करना पड़ेगा। पहले किसको यूज करना पड़ेगा? यू को पहले यूज करना पड़ेगा और कैन को। कहने का मतलब आपको यहां पर इन्वर्जन हटाना होगा। आपको याद ये रखना है कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कोई भी WH वर्ड आता है या बीच में कोई भी आपका कंजंक्शन आता है तो उसके बाद हम सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं कर सकते। इसके बाद यदि आप इन्वर्जन करते हो तो वो गलत होता है, ठीक है ना। तो ये जो भी WH वर्ड आता है, यहां पर वाई दे दो, आपको हु दे दीजिए, विच दे दीजिए, वॉट दे दीजिए, कोई भी किसी भी तरह का कंजंक्शन यदि आता है तो आपको वहां पर इन्वर्जन नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना। इन्वर्जन का तरीका हमने पढ़ा था कि इन्वर्जन कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट का यूज बाद में नहीं, बल्कि हमें पहले क्या यूज करना पड़ेगा? यहां पर सब्जेक्ट आपको पहले यूज करना पड़ेगा और वर्ब बाद में यूज करनी पड़ेगी, तब वो इन्वर्जन हट जाएगा। और इसमें इन्वर्जन करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में यूज करना पड़ता है। ध्यान कहां रखना होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका यूज याद रखोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे मान लो आपने कह दिया सेंटेंस की ही प्लेज। अब ही प्लेज आता है तो इसका इन्वर्जन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमें किसका यूज करना पड़ेगा? डज का यूज करना पड़ेगा। और डज ही प्ले, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट वाली फॉर्म होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डज ही प्ले। अब यहां पर इस रूल में क्या करना है? आपको इन्वर्जन हटाना है। उस पहले वाले में क्या था? जो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली वाले में हमने क्या किया था? इन्वर्जन किया था, मींस डू, डज और डिड का यूज हमने किया था। यहां हमें क्या करना है? डू, डज और डिड को हटाना है। अब इसको यदि सेंटेंस में आ गया डज ही प्ले तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ही प्लेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मींस आपको इन्वर्जन वहां पे हटाना होगा। क्लियर है? इसी तरीके से यदि मान लो इसकी जगह आ गया वी प्ले। अब वी प्ले आया तो क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डू वी प्ले कहना पड़ेगा। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है तो डू से हम इन्वर्जन करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है तो हम डज से इन्वर्जन करते हैं। और इसका यदि इन्वर्जन हमें हटाना पड़ेगा तो वापस हमें क्या करना पड़ेगा? वी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल है वो हमें यूज करनी पड़ेगी, वी प्ले। ठीक है? इसी तरीके से यदि मान लो यहां पर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि आती है, जैसे मान लो आपने कह दिया सी प्लेड। अब सी प्लेड है तो इसका इन्वर्जन करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इन्वर्जन हम किससे करते हैं? डिड से। और आपको कहना पड़ेगा क्या? डिड सी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलती है।
आप डू का यूज करें, डज का यूज करें, चाहे डिड का यूज करें, इसके साथ कभी भी ध्यान रखना वर्ब के साथ आप एस, ई एस और आई ई एस नहीं लगा सकते और ना ही आप वर्ब की सेकंड फॉर्म रख सकते हो। डू, डज और डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वो भी कैसी रखनी पड़ती है, प्लूरल का इस्तेमाल आपको करना होता है। देखिए, तो इस तरीके से आपने कह दिया कि सी प्लेड, और अभी दिया गया कि डिड सी प्ले, तो डिड सी प्ले का इन्वर्जन हमें वापस हटाना पड़ेगा और वापस इन्वर्जन हटा करके हमें क्या कहना पड़ेगा, आप कहना पड़ेगा सी प्लेड। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से ध्यान रखना, बड़ा ही सरल रूल है कि इन्वर्जन हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए तो डू डज का यूज और सेकंड फॉर्म के लिए हमें डिड का यूज करना होता है। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी तो कैसा भी सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होगी। अब यदि हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को हम सब्जेक्ट से पहले ले लेते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन हटाना है, वापस सब्जेक्ट को पहले कर दो, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर दो, इन्वर्जन वापस हट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि सिंगुलर आती है तो डज से इन्वर्जन करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल आती है तो डू से इन्वर्जन किया जाता है, और वर्ब की सेकंड वाली फॉर्म आती है तो डिड से इन्वर्जन किया जाता है। इन्हीं को वापस इन्वर्जन हटाने के लिए आपको डज को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब जिस तरह प्लेज है, प्लेज में यह चेंज कर दिया, डू वाले सेंस को आपको प्ले प्लूरल वाली वर्ब में यूज करना है, और डिड है उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको चेंज करना होता है। क्लियर है? बहुत आसान और बड़ा ही सरल रूल है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखिए इससे क्या एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखो क्या कहता है, देखो सेंटेंस पहला क्या है, देखो आई कैंट अंडरस्टैंड हाउ कैन एनीवन बिकम सो रिच इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां सेंटेंस में आपने क्या कर दिया कि आई कैंट अंडरस्टैंड, आपने स्टार्ट कर दिया कि मैं नहीं समझ सकता, उसके बाद आप कह रहे हाउ कैन एनीवन, या हाउ के बाद क्या कर दिया कैन एनीवन, आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को यहां पर बाद में यूज किया है, मींस आपने यहां पर इन्वर्जन कर रखा है। हमारा बेसिक रूल क्या कहता है कि यदि सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आता है तो वो कंजंक्शन का काम करेगा, और कंजंक्शन के बाद में इन्वर्जन यहां पर हम यूज नहीं कर सकते। मींस यहां पर गलती क्या है कि हाउ कैन एनीवन बिकम हम नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा यहां पर हाउ, और हाउ के बाद आपको एनीवन को पहले यूज करना पड़ेगा। हाउ एनीवन कैन बिकम, क्या कहोगे, हाउ एनीवन कैन बिकम, इस तरीके से आपको कहना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो आई डोंट नो Why are you going to help her brother? आपके I don't know, मैं नहीं जानता कि तू उसकी ब्रदर की मदद क्यों करने वाला है, तो आपके I don't know why are you going to help, तो यहां पर अभी आपने क्या कर दिया कि WH वर्ड के बाद में आपने इन्वर्जन कर दिया। यहां भी क्या होना चाहिए कि why लिख दिया, why के बाद you are going होगा, सब्जेक्ट को पहले और आपको वर्ब को बाद में यूज करना होगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आपको यहां पर इन्वर्जन हटाना पड़ेगा। हमने रूल नंबर फर्स्ट और सेकंड जो था, हार्डली वाला रूल जो था और जो नो सुनर वाले रूल थे, उनमें हमने इन्वर्जन किया था, यहां हमें इन्वर्जन हटाना है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखें। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो टॉपिक आपका होता है, इनडायरेक्ट जो बनाते हैं हम डायरेक्ट से, तो इनडायरेक्ट के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो होता है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में आने, डायरेक्ट का कोई भी यदि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं तो हमें उन्हें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, और जब भी सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आने वाला जितना भी इन्वर्जन है वो आपको हटाना होता है। देखो आपने कह दिया सी आस्क्ड मी, और फिर आप कह रहे कि वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ये इन्वर्जन को आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। वेयर कुड ही हैव गॉन नहीं, आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा वेयर, और फिर हमें कहना पड़ेगा ही, फिर आपको कहना पड़ेगा कुड, और फिर आपको कहना पड़ेगा हैव गॉन। क्लियर है? इसमें देखो किस तरीके से ये एक ग्रामेटिकली तरीके से देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्लोज बना रहे हैं, और क्लोज के अंदर हमें क्या होता है, इन्वर्जन को हटाना पड़ता है। वो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके अंदर इन चीज़ों को समझेंगे। फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। वो बेसिक टॉपिक के अंदर एक वाइड रेंज की टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी एग्जाम को देखते हुए हम इनको
जो सरल सरल तरीके से, किस तरीके से आपके एग्जाम में तुम इन क्वेश्चंस को हिट कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए हम इन्हें थोड़ा देसी तरीके से, थोड़ा सिंपल तरीके से इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? चलिए देखो, डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे और उनको आप आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए किस तरह आज तक एग्जाम ने ऐसे सवाल पूछे हैं, ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कहता है। वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर, 2019 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि वी मस्ट प्लान, फिर आप कह रहे हाउ कैन वी कॉप विद। देखो हाउ कैन वी कॉप विद, अब यहां पर क्या कर दिया, हाउ के बाद में कैन को पहले और वी को आपने बाद में कर दिया। होना क्या चाहिए कि यहां पर होना चाहिए था कि हाउ को आपने पहले, हाउ के बाद में वी पहले आता और उसके बाद में कैन कॉप विद होगा। कॉप विद हमने किस में पढ़ा है, कॉप विद आपके फिक्स प्रेपोजिशन की आपकी पहली क्लास में हमने कॉप विद को पढ़ा था कि कॉप अप विद नहीं बल्कि कॉप विद का आपको यूज करना है जब किसी सिचुएशन से आपको सामना करना होता है, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी, नहीं आपको कहना पड़ेगा हाउ वी कैन कॉप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो ऑप्शन आपके कहां पर गलती बन रही है, यहां पर हाउ कैन वी गलत है, कॉप विद द ये तो सही हो गया, प्रेजेंट सिचुएशन भी सही है और वी मस्ट प्लान भी सही है। इसका मतलब गलती कौन से पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में गलती है कि यहां पर हम हाउ कैन वी नहीं करके हमें कहना पड़ेगा हाउ वी कैन। क्या कहना पड़ेगा, हाउ वी और कैन। देखो कितना आसान और सरल सा आपका रूल है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सेंटेंस में से होते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, लेट्स थिंक हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। देखो कितना, ये भी आसान पूछा है सवाल, ये भी किस में पूछा है, एसएससी सीजीएल मेंस के सेकंड पेपर के अंदर। क्या पूछा है देखिए कि लेट्स थिंक, अब आपने बीच में कर दिया क्या, हाउ कैन वी सॉल्व। अब हाउ कैन वी सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, आपको इसकी जगह क्या कहना पड़ेगा, हाउ वी कैन सॉल्व। क्या कहोगे यहां पर, हाउ इन्वर्जन को हटाओ, आपको वी को पहले कहना पड़ेगा, कैन कह के आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व, हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो लेट्स थिंक हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एमिएबली। देखो क्या गलती, किस कौन से पार्ट में गलती है, सॉल्व द प्रॉब्लम तो करेक्ट है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, लेट्स थिंक में कोई दिक्कत नहीं है, एमिएबली में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती कहाँ जा रही है आपकी, डी पार्ट में गलती है कि यहाँ पर हाउ कैन वी नहीं कह सकते, हमें कहना पड़ेगा हाउ वी कैन, वी को पहले और कैन को हमें बाद में लिखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, बड़ा सरल है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन पूछा है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के तीसरे पेपर में। क्या पूछा है देखिए कि सी आस्क्ड मी वेयर हैड आई गॉन फॉर डिनर विद माई फ्रेंड्स। देखिए अब यहां पे क्या किया है, सी आस्क्ड मी, अब आस्क मी कह दिया, अब उसके बाद में आपने WH वर्ड लगा दिया सेंटेंस के बीच में और फिर आपने कह दिया आई हैड गॉन। तो यहाँ आई हैड गॉन, हैड आई गॉन कर दिया, तो हैड आई गॉन नहीं बल्कि हमें कहना पड़ेगा आई हैड गॉन। क्लियर है? आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आएगा हमें WH वर्ड के बाद में इन्वर्जन को हटाना पड़ेगा। डायरेक्ट में तो आपको इन्वर्जन मिलेगा, लेकिन जब जैसे उसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे इन्वर्जन आपको वहां से हटा देना है। क्लियर है? चलिए तो कौन से पार्ट में गलती है देखिएगा, गॉन फॉर डिनर इसमें कोई गलती नहीं है, विद माई फियांस इसमें भी कोई गलती नहीं है, वेयर हैड आई गलत है आपका, सी आस्क मी सही है। इसका मतलब गलती कौन से पार्ट में जा रही है, थर्ड पार्ट में। और क्या होना चाहिए यहाँ पर, आपको वेयर हैड आई की बजाय आपको कहना पड़ेगा वेयर आई हैड। कितना सरल है, कितना आसान क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के तीनों पेपर में, आपके जो 3 पेपर हुए थे आपके 2019 में, और इन तीनों पेपर्स के अंदर, हर पेपर के अंदर आपका ये रूल है वो पूछा गया था। तीनों में एक एक क्वेश्चन है वो बनाए थे। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपका 2018 के
प्री के एग्जाम में पूछा गया था एसएससी सीजीएल के। देखिए क्या क्वेश्चन बनाया है, देखो, सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर गॉन व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट वर बीइंग डिक्लेयर्ड। देखो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए एक बात को समझना कि यहां पर सेंटेंस इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में लिख करके फिर आपने क्या कर दिया कि देखो दो तरीके से आपके WH वर्ड, एक तो आपने यहां पर क्या WH वर्ड वेयर आ रहा है और एक यहां पर क्या आ रहा है वैन आ रहा है। तो पहली बात तो इन्वर्जन हटेगा, सेकंड वाले वैन के बाद में तो द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट सब्जेक्ट आपका हो गया और वर आपने लिख दिया, इसका मतलब सेकंड पार्ट तो करेक्ट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने रिजल्ट्स सब्जेक्ट्स को पहले लिखा है, वर्ब को बाद में लिखा है, सेकंड पार्ट में गलती नहीं है। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है कि सुप्रिया आस्क किरण दैट वेयर हैड हर मदर, तो अब यहां पर क्या कर दिया कि आपने हैड को पहले कर दिया और हर मदर को बाद में कर दिया। होना क्या चाहिए था कि वेयर, अब आपको कहना पड़ेगा हर मदर, और हर मदर कहने के बाद में आपको जो हैड है वो बाद में लगाना पड़ेगा, हैड गॉन, ठीक है, आपको ऐसे कहना पड़ेगा सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हर मदर हैड गॉन। एक दूसरी बात यहां पे ये भी ध्यान रखना, ये रूल भी हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक बार ये भी ध्यान रखना कि जब भी हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पहले कभी भी इस तरह दैट, इफ, वेदर, इनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। WH वर्ड अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है, तो ध्यान रखना यदि सेंटेंस के बीच में WH वर्ड यदि आता है तो वो खुद क्या करता है, यहां पर कंजंक्शन का काम कर जाता है। तो इसके साथ किसी भी दूसरे कंजंक्शन दैट, इफ, वेदर ऐसे आप यूज ना करें, वो गलत हो जाएंगे। तो सुप्रिया आस्क्ड किरण वेयर हर मदर हैड गॉन, क्लियर है इस तरीके से। तो कौन से पार्ट में गलती है देखिएगा, देखो दैट, आप वेयर से पहले दैट आप यूज कर नहीं सकते और यहाँ हर हैड हर मदर नहीं, बल्कि हमें कहना पड़ेगा, आपके पहले ही पार्ट में गलती है कि आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा वेयर her mother had gone, क्या कहोगे, had gone, तो where her mother had gone, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसमें करना पड़ेगा। सुप्रिया आस्क्ड किरण आपका करेक्ट है। सेंटेंस वर बीइंग डिक्लेयर्ड ये भी सही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, W को स्मॉल रखें, ओके, ये स्मॉल प्रॉब्लम नहीं करेगा। व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द कॉन्टेस्ट में भी कोई गलती नहीं है। तो कहाँ गलती बन रही है, आपके पहले पार्ट में गलती बन रही है। बड़ा सरल क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री 2018 के एग्जाम में पूछा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस आपसे, आई कैनॉट रिकलेक्ट वेयर डिड आई लीव माई अम्ब्रेला। अब वेयर डिड आई लीव कह रहा है, क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर, 2019 के मेंस के क्वेश्चंस देखो कितने बने हैं। देखो क्या गलती कर दी इस सेंटेंस में कि सेंटेंस के बीच में आपने WH वर्ड ले रखा है, इसके बाद आपको इन्वर्जन हटाना पड़ेगा। अब इन्वर्जन हटाना पड़ेगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डिड के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो यहां हमें क्या कहना पड़ेगा कि वेयर के बाद आपको आई सब्जेक्ट तो पहले लेना पड़ेगा, लेकिन डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करना पड़ जाएगा। हमने पढ़ा है कि डिड के, यदि मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म से इन्वर्जन होता है, लेकिन वापस इन्वर्जन हटाना है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म को हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट है वो करना होगा, क्लियर है। तो यहां पे क्या आएगा, फर्स्ट वन जो आता आई डिड लीव नहीं आएगा, ये तो आप इसमें यहां पे देखो इसकी जगह क्या इंप्रूवमेंट पूछा है, खैर हाँ ठीक है, आई डिड लीव इंप्रूवमेंट नहीं बनेगा। सेकंड आपका आई लेफ्ट, वेयर आई लेफ्ट, ठीक है, डिड आई लीव की जगह आई लेफ्ट हो रहा है, सही बन रहा है। ये इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस अपने आप में ही गलत जा रहा है और आई हैव के साथ लीव नहीं आ सकता, हैव अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज लेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, आई लेफ्ट। क्वेश्चन कौन सा इंप्रूवमेंट होगा, सेकेंड पार्ट में,
कितना बहुत आसान है। आपको देखना यहाँ क्या है कि यहाँ पर आपने डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले रखी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यदि यहाँ पे होता कि डज सी लीव, तो उसकी जगह हमें करना पड़ता सी लीव्स, ठीक है ना। और यदि इसकी जगह होता कि डू वी लीव, तो उसकी जगह होगा वी लीव, ठीक है ना। इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म को आपको डू डज यदि आता है तो फर्स्ट फॉर्म से, और डिड आता है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से इसका इन्वर्जन है वो हटाना होगा। क्लियर है? चलिए, तो बहुत आसान रूल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये तो कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे, आप पिछले 10 साल के पेपर यदि आप देखते हो, 10 ईयर्स की यदि आप प्रैक्टिस करते हो, मैं हालांकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, हर साल के जो पेपर्स हैं उनको हम यहाँ सोल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आप आपके पास जो भी सोर्सेज हैं उनसे आप देखिए और पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप करिए। हालांकि इस रूल से बनने वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत है, यदि आप इन्हीं क्वेश्चंस को यदि आप कर लेते हो तो बहुत होंगे। क्लियर है? चलिए देखो, बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। बहुत आसान है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट रूल क्या कहता है आपसे, एक रूल आता है, बड़ा ही सरल रूल है, बड़ा सिंपल, एक साधारण सा रूल आता है। देखो एक रूल बनता है, द रीजन, सेंटेंस में आएगा द रीजन, द रीजन या द रीजन वाई, द रीजन या द रीजन वाई, किसी भी फ्रेज में आ सकता है। द रीजन या द रीजन वाई आपको दे रखा होगा, ठीक है ना। इसके बाद इन्वर्जन नहीं करना है, रीजन वाले में कोई इन्वर्जन नहीं करना है, इन्वर्जन करना है हार्डली, स्केसली, बेयरली वाले में, नो सुनर वाले में, नेगेटिव वालों में करते हैं इन्वर्जन, इनमें इन्वर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके बाद क्या करेगा, आपको वहां पर पेयर में क्या करेगा, रीजन के साथ आपको बिकॉज लगा के दे सकता है, आपको बिकॉज लगा के दे सकता है, आपको वहां पर ड्यू टू लगा के दे सकता है, आपको ओइंग टू लगा के दे सकता है, ठीक है, या आपको ऑन अकाउंट ऑफ भी लगा के दे सकता है। इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है, इनमें से कुछ भी आपको दे सकता है। हो सकता है आपको बिकॉज दे दे, आपको बिकॉज ऑफ दे रखा हो, ड्यू टू दे रखा हो, ओइंग टू दे रखा हो, या आपको ऑन अकाउंट ऑफ दे रखा हो। ये इनका मतलब भी रीजन होता है। अब रीजन कहो चाहे बिकॉज कहो, बात तो एक ही हो गई ना। तो यहां पर क्या होगा कि सेंटेंस के अंदर सुपरफ्लुअस आपका आ जाता है, ठीक है ना, जहां जरूरत नहीं है। जो आप पहले कह रहे हो रीजन को, रीजन, द रीजन वाई, इसका मतलब ही यही होता है कि बिकॉज, ड्यू टू, ऑन टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इनका मतलब यही होता है। तो आप इन्हें सुपरफ्लुअस इनका यूज ना करते हुए एक दूसरा कंजंक्शन यूज करना होता है। इन सब को गलत करके आपको कंजंक्शन फिल करना होता है, दैट। क्या यूज करोगे? दैट कंजंक्शन यूज करोगे। बड़ा सरल सा, इस पता नहीं इस रूल को बार बार क्यों एग्जाम पूछता है, इतना सरल रूल है फिर भी बार बार इससे पूछा जाता है। देखिए तो क्या याद रखना है आपको, द रीजन वाई आपके सेंटेंस में आएंगे। उसके बाद आपको बिकॉज भी दे सकता है, ड्यू टू दे सकता है, ओइंग टू दे सकता है, और ऑन अकाउंट ऑफ दे सकता है, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी दे सकता है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे गलत करके आपको वहां पर दैट का यूज करना है। और यदि दैट दे रखा है तो गलत मत कर देना, दैट वाला सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो कैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। देखो क्वेश्चन आपका देखते हैं पहले। हाँ, द रीजन वाई आई डिड नॉट गो देयर वॉज बिकॉज आई हैड नॉट बीन इनवाइटेड। तो क्या करोगे यहां पर, द रीजन वाई, अब देखिए द रीजन वाई कह दिया, अब आपने आई डिड नॉट गो देयर, अब यहां इन्वर्जन मत कर देना। ऐसा नहीं कि आप ऐसे सोचो कि हर सेंटेंस में इन्वर्जन करें, हम इन्वर्जन हर सेंटेंस में नहीं करना है, ठीक है ना। तो द रीजन वाई यहां पे आपने कर दिया, आई डिड नॉट गो देयर, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने यहाँ पे, और दूसरी बात है सेंटेंस के बीच में भी वाई आ रहा है, तो आप ये मत सोचना कि यहाँ वाई के बाद इन्वर्जन कर दें, अभी बड़ा बीच में वाई आता है, इन्वर्जन आप नहीं कर सकते। तो द रीजन वाई आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, क्या, वॉज बिकॉज आई हैड नॉट बीन इन्वाइटेड। क्या गलती कर दी यहां पर, आपने वॉज के बाद बिकॉज लगा दिया, तो यहां बिकॉज नहीं, आपको यहां पे लगाना पड़ेगा दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका सेकंड क्या कहता है, द रीजन वाई आई हैव अपॉइंटेड हिम इज
एन अकाउंट ऑफ ही इज, आपने कहा मेरिटोरियस, यहाँ पे द रीजन वाई आई हैव अपॉइंटेड आपका करेक्ट है, यहाँ पे एन अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ आएगा, तो ऑन अकाउंट ऑफ आपका यहाँ पे गलत होकर के क्या लगाना पड़ेगा आपको, दैट लगाना पड़ेगा। तो सेंटेंस सही रहेगा कि द रीजन वाई आई हैव अपॉइंटेड हिम इज दैट ऑफ ही इज मेरिटोरियस, ठीक है ना, मेरिटोरियस एडजेक्टिव है, मेरिटोरियस आर्टिकल हम नहीं लगा सकते यहाँ पर। अगला देखो, द रीजन वाई शी डज नॉट लाइक हिम इज ड्यू टू ही हैज सम बैड हैबिट्स। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, द रीजन वाई से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया है और आपने ड्यू टू को रिपीट कर दिया, तो यहां ड्यू टू की जगह आपको कहना पड़ेगा क्या, दैट, क्या लगाओगे, दैट। क्लियर है? तो सेंटेंस बनेगा द रीजन वाई शी डज नॉट लाइक हिम इज दैट ही हैज सम बैड हैबिट्स। क्लियर है? तो ध्यान रखना इस तरह बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, या मान लो ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, इस तरह के यदि मान लो कोई भी आते हैं तो वो गलत करके आपको वहां पर दैट यूज करना है, ठीक है ना। आइए देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किस तरह एग्जाम में आपके क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं। देखिए क्या कहता है, देखो पहला क्वेश्चन, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। अब इस सेंटेंस में क्या कर दिया आपने कि द रीजन से आपने सेंटेंस को स्टार्ट किया है और इसके बाद में आपने बिकॉज को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ऑब्वियसली यहाँ बिकॉज की जगह क्या आना चाहिए था, आपको दैट यूज करना पड़ेगा। तो कौन से पार्ट में गलती है देखिएगा, आपका ये स्पोर्टिंग एरर का आपका क्वेश्चन है। देखो टू बी लुक्ड आफ्टर एकदम सही है आपका, द रीजन फॉर विजिटिंग करेक्ट है, वो आपका प्रेपोजिशन है तो आपको जिरंट रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर माई मदर नीडेड भी यहाँ पर करेक्ट है और वॉज बिकॉज यहाँ पर आपका गलत होगा। तो गलती कौन से पार्ट में, फोर्थ पार्ट में है कि यहाँ पर बिकॉज की जगह आपको कहना पड़ेगा वॉज दैट। क्या कहोगे, वॉज दैट। क्वेश्चन पूछा गया आपके एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में 2019, जो लास्ट एग्जाम हुए हैं आपके, अभी जो आप तैयारी करें वो 2020 की है। देखो तो द रीजन फॉर विजिटिंग, ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कर दिया, बिकॉज जो यूज किया है वो आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज की जगह आपको दैट यूज करना है। कितना आसान और सरल रूल है, पता नहीं क्यों इसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, स्पोर्टिंग एरर टाइप के दूसरे तरीके से क्वेश्चन है आपका, द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिडंट स्टडी एट ऑल। तो क्या कर दिया, यहाँ पर रीजन से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया और उसके बाद में आपने बिकॉज लगा दिया। क्या होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर दैट आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम के प्री के पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो द रीजन, सेंटेंस का द रीजन प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड। ऑब्वियसली यहाँ पर द रीजन के बाद बिकॉज नहीं, हमें यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा, दैट कहना पड़ेगा। यह भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 के प्री के पेपर में पूछे गए थे। 2017 का जो प्री के जो पेपर्स है आपके, बहुत ज़्यादा 43 पेपर्स हुए थे, 43 टोटल पेपर्स हुए थे, ठीक है ना। बहुत वाइड रेंज में है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने थे। प्री में 6 पेपर हुए थे, मेंस के अंदर एक बहुत बड़ा आपका एग्जाम था, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं 2017 के अंदर। तो आप यदि एग्जाम को देखते हुए यदि आप 2017, 18 और 19 के यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी एग्जाम से पहले आप कर सकते हो तो इन्हें कवर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। पिछले 3 साल के 19 के, 18 के और 17 के, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम को आपको 1 ही महीना बचा है और इस टाइम पीरियड के दौरान आप इन 3 साल के पेपर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा भी ऐसा ही नहीं कि पिछले 10 साल के करने बैठ जाओ तो टाइम इतना नहीं बचा आपके पास। क्लियर है? इन 3 साल के कर लोगे तो भी बहुत है, ठीक है, क्योंकि 2017 में बहुत वाइड रेंज में आपके क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
क्या कह रहा है देखिए, द रीजन फॉर माई एब्सेंस इज ड्यू टू इल हेल्थ। क्या किया, द रीजन से सेंटेंस स्टार्ट किया, उसके बाद क्या कर दिया, ड्यू टू लगा दिया। तो यहाँ ड्यू टू हो जाए, ओइंग टू हो जाए, ऑन अकाउंट ऑफ हो जाए, सारे गलत होंगे, आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा दैट्स। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल 2016 के प्री के पेपर में, टीयर फर्स्ट में, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। ये पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में 2016 के, क्या क्या क्वेश्चन था, द रीजन व्हाई द मैगजीन सेल्स सो वेल is because it's written in a present style। तो यहाँ पे क्या किया, the reason why से सेंटेंस स्टार्ट किया है और आपने यहाँ पर because लगा दिया। ऑब्वियसली because हटेगा और because की जगह आपको that यूज करना पड़ेगा। that कौन से ऑप्शन में आपका दे रखा है, सी ऑप्शन में आपको that दे रखा है, आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना होगा। क्लियर है, क्वेश्चन बड़े सरल हैं, रूल बड़ा सरल है, क्वेश्चंस आते हैं सीधे। आप देखो जो ये रूल टॉपिक जो पढ़ रहे हो, इस टॉपिक के अंदर आपको टिप्स पर रूल्स करने हैं, ठीक है ना। आप जैसे जैसे रूल्स पढ़ रहे हो आपको वो दिमाग में रखने हैं एनी टाइम, ठीक है। और शॉर्ट नोट बनाइए, नोट्स बनाइए, आप बैठिए और नोट्स जो साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाओ, छोटे छोटे फिक्स रूल बनाओ। पहला कि भाई हार्डली स्केर्सली बेयरली लिखा आपने, हार्डली स्केर्सली बेयरली, उसके बाद आप लिखो कि इन्वर्जन इसमें करना पड़ेगा, इन्वर्जन करके दिखा दीजिए। फिर लास्ट में आपको देन वगैरह विच वगैरह वो लगा के उनको काटिए और उसकी जगह लगाना है व्हेन और बिफोर। इस तरीके से आपने पहला रूल लिख दिया। एक एग्जाम्पल कोई भी आप वहां पर लिख दीजिए, छोटे छोटे नोट्स बनाओ। सेकेंड रूल आपने ले लिया कि नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में इन्वर्जन करना पड़ेगा, इन्वर्जन करके वहां पर दिखाइए और लास्ट में देन THEN वाला नहीं, THAN वाला देन आएगा। इस तरीके से लिखो, फिर एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख दीजिए वहां पे। इसी तरीके से आप तीसरा रूल लीजिए और वहां पे स्पष्ट शब्दों में लिखो कि यदि किसी सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आता है, दैट या इफ या वेदर आता है, तो उसके बाद इन्वर्जन हम नहीं कर सकते। तो इन्वर्जन पहले आप इन्वर्जन करके रखिए, फिर उसको काट के इन्वर्जन को हटाइए, हटा करके सेंटेंस को बना दीजिए। एक एग्जाम्पल, कोई भी आप एक एग्जाम्पल वहां पर लिख दीजिए। इस तरह तीसरा रूल बन जाएगा। इसी तरीके चौथे रूल के अंदर द रीजन वाई आप लिखिए, उसके बाद आप क्या करिए, इन्वर्जन नहीं होता इसमें, द रीजन वाई के बाद इन्वर्जन को हटा दो, इन्वर्जन करके इन्वर्जन हटा दो, द रीजन वाई के बाद इन्वर्जन नहीं आता। लेकिन बाद में आपको बिकॉज उस वहां लिखिए, स्पष्ट लिखिए कि बिकॉज, ड्यू टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है, ओइंग टू, ऐसे वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह आपको दैट यूज करना है और कोई भी एक एग्जाम्पल इनमें से आप ऐड करिए। तो इस तरीके से छोटे 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 आपको रूल्स है वो बनाने हैं और आप एक छोटा नोट्स तैयार करना है। क्लियर है, तो क्विक नोट्स हैं, इन्हें आप तैयार करिए, बहुत आसान है, ज्यादा इतना मुश्किल नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले रूल की ओर। क्या रूल है अपना, नेक्स्ट रूल देखिएगा आपका क्या है। देखो रूल है रूल नंबर 5, देखिए क्या कहता है आपसे, 5वां रूल। दो रूल हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी वो फर्स्ट क्लास को आप एक बार चेक करें, फिर आप सेकंड क्लास की ओर बढ़े, ठीक है। चले तो रूल नंबर आपका 5 क्या है, देखो एक है आपका एज सून एज, क्या है, एज सून एज से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा। देखो पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि एज सून एज वाले सेंटेंस के अंदर कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं आता, तो इनके साथ आपको इस तरीके से विल या सेल आपको लगा के दे सकता है। तो एज सून एज वाले क्लोज में कभी भी विल और सेल का यूज नहीं होता। आप अगले क्लोज में कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज सून एज वाले क्लोज के अंदर आप विल और सेल का यूज नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करोगे। पहली बात ये ध्यान रखना। सेकंड क्या होगा कि एज सून एज अपने आप में एक कंप्लीट कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंप्लीट है एज सून एज। इसके बाद किसी भी तरह का आपका इसमें पेयर नहीं बनता। ऐसा नहीं कि आप इस तरह THEN देन लगा दो या THN देन लगा दो या आपने विच लगा दिया या वाइल लगा दिया, ऐसा कुछ भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा, दैट वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि एज सून एज से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो एक तो उसमें आपको फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना है, विल सेल यूज नहीं करना है, और दूसरी बात उसके आगे किसी भी तरह का पेयर नहीं बनेगा। जिस तरीके से आप हार्डली के साथ आप व्हेन और बिफोर लगा रहे थे, नो सूनर के साथ आप देन लगा रहे थे, वैसे ही नो सूनर के साथ आपको किसी का भी यूज नहीं करना है।
क्लियर है? तो नो सूनर का यूज, सॉरी नो सूनर नहीं, एज सून एज, एज सून एज के बाद आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करोगे और आगे आपको किसी भी तरह के कंजंक्शन का यूज है वो नहीं करना है, ना दैट ना देन वगैरह कुछ भी यूज नहीं होगा, ठीक है ना? तो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। क्या मतलब होता है इसका? जैसे ही, ठीक है ना? जैसे ही हुआ, ठीक है ना? जैसे ही, तो इस तरीके से तो आप कह दोगे एज सून एज, ठीक है? एक होता है एज लॉन्ग एज, एक होता है एज सून एज और एक होता है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? जब तक। एज लॉन्ग एज का भी यही नियम है कि आप फ्यूचर यूज इसमें भी नहीं कर सकते, फ्यूचर वाले पार्ट है इसमें भी आप यूज नहीं कर सकते, और एज लॉन्ग एज के बाद भी आपको किसी भी तरह के कंजंक्शन का यूज है वो नहीं करना है, इनके साथ भी इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो एज लॉन्ग एज और आपका एज सून एज जैसे ही के अर्थ में आपको लिखना है, और एज लॉन्ग एज जब तक के अर्थ में लिखना है कि जब तक, जितना तू चाहे इतना। तो आपका एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब तक ये चल रहेगा, ठीक है ना? तो आप कर दोगे एज लॉन्ग एज, ठीक है ना? जैसे मैंने कहा जब तक ये टॉपिक चलेगा आपको इस टॉपिक के साथ बने रहना है। तो एज लॉन्ग एज क्या कहना पड़ेगा? एज लॉन्ग एज। बहुत सरल है, बड़ा आसान सा रूल है, कुछ भी नहीं, आपको बस सिंपल वे में ध्यान रखना है। इनके बेसिक्स बहुत अलग हैं, बेसिक्स अलग चीज हैं, ठीक है ना? इन सब के बेसिक्स हम पढ़ेंगे, आप ये ना समझा कि आपके बेसिक्स हैं यहीं पर ये चीज़ कवर हो गई। आपके ये सिर्फ मैं अभी एग्जाम ओरिएंटेड आपको सिर्फ रूल समझा रहा हूँ, ठीक है ना? इसके बेसिक्स टॉपिक्स आएंगे, उसका कंजंक्शन का भी एक बेसिक पार्ट होता है, उसको भी हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी केवल हमें इनके जो एग्जाम में हिट करने वाले रूल्स हैं उनको हम ले रहे हैं। क्लियर है? चलो देखो क्या पूछेगा इसमें। जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस लेते हैं, देखो क्या है कि एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल, जैसे ही चपरासी पहली घंटी बजाता है, एज सुन एज द पियन रिंग्स द फर्स्ट बेल देन ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। ऑब्वियसली यहां पर क्या है, देन का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है ना? कि एज सुन एज का यूज किया तो उसके बाद आपको देन का यूज यहां पर नहीं करना है। कि जैसे ही चपरासी पहली घंटी बजाता है सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो प्रेयर ग्राउंड है आपका वहां पर आके असेंबल हो जाते हैं, पंक्ति में खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना? तो एज सुन एज के बाद आपको वहां पर देन का यूज नहीं करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल का यूज ऑल के हमेशा बाद में होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका सेकंड क्या कह रहा है, देखिएगा। You need not fear as soon as I'm with you। आप कह रहे हो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यहां जैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूं नहीं कहना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि यू नीड नॉट फियर एज सुन एज आई एम विद यू। तो एज सुन एज नहीं, आपको कहना पड़ेगा एज लॉन्ग एज। क्या कहोगे? एज लॉन्ग एज। तो आपने कह दिया कि यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, कि जब तक मैं, जितने समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? बड़ा आसान है, एज सून एज और एज लॉन्ग एज, ठीक है? चलिए देखिए, इनमें फ्यूचर नहीं था, फ्यूचर आपको यूज इसमें नहीं करना है। यदि ऐसे होता सेंटेंस कि एज सुन एज द पियन विल रिंग, तो गलत हो जाता है, विल रिंग नहीं, आपको रिंग्स करना पड़ेगा। हाँ, बाद वाले क्लोज में यहाँ इस वाले में आप फ्यूचर लगा सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आप फ्यूचर लगाओ, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाले पार्ट में फ्यूचर लगा सकते हो, लेकिन एज सुन एज वाला और एज लॉन्ग एज वाला जो क्लोज है उसमें आपको फ्यूचर टेंस यूज है वो नहीं करना है। क्लियर है? चलो कैसे एग्जाम में इसके क्वेश्चन बने हैं आइए बढ़ते हैं। देखो हाँ, क्वेश्चन क्या है, देखो, एज सून एज आई रीच माई ऑफिस आई मेल यू द फाइल्स। क्या कह रहा है सेंटेंस? एज सून एज के बाद आई रीच लिखा हुआ है, ठीक है, टेंस आपका फ्यूचर नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि आई विल मेल यू द फाइल्स। देखो सेकंड वाले में विल मेल कर सकते हैं, सेकंड वाले में प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना जो एज सून एज वाला क्लॉज है इसके अंदर फ्यूचर नहीं कर सकते, बाद वाले में आप कर सकते हो, सेकंड वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि रूल हमने पढ़ा है कि एज सून एज के बाद में आप यहाँ पर देन नहीं कर सकते। देन ऑब्वियसली इसमें नहीं है, किसी भी तरह का कंजंक्शन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस आपका करेक्ट है, सेंटेंस में किसी भी तरह की गलती नहीं है, सेंटेंस आपका नो एरर है।
ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम में 2000 आपके 17, ठीक है ना, 2017 प्री के एग्जाम में आपका क्वेश्चन बना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, he became a minister, he didn't allow any of his relatives to live with him। आप कह रहे हो कि जैसे ही वो मिनिस्टर बना है या जब से वो मिनिस्टर बना है, ठीक है ना, जब से वो मिनिस्टर बना है उसने अपने किसी भी रिलेटिव्स को अपने साथ नहीं रखा है। तो क्या कहोगे, किसी को अलाउ नहीं किया है, तो क्या कहोगे, एज लॉन्ग एज, जब तक या जैसे ही उसने बना, उस अर्थ में कहोगे। एज लॉन्ग एज तो जितने समय तक की बात कर रहा है, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। इन केस आने वाले समय के लिए इस्तेमाल होगा, इस अर्थ में नहीं होगा। एज सून एज, जैसे ही वो बना है। इन ऑर्डर दैट, ताकि, ये रिजल्ट क्लॉज में आते हैं। तो यहां इन केस एज इन ऑर्डर दैट का कोई मतलब नहीं बना, ना ही आपका एज लॉन्ग एज का कोई सेंस बनेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एज सून एज, जैसे ही। आप ये कहना चाह रहे हो कि एज सून एज, जैसे ही वो मिनिस्टर बना उसने किसी भी अपने रिलेटिव्स को अपने साथ अलाउ नहीं किया। तो आपको कहना पड़ेगा यहां पर एज सून एज। क्या कहोगे, एज सून एज। क्लियर है, ओके। एग्जाम में हिंदी नहीं दे रखी होगी, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखी है, ठीक है ना, हिंदी एग्जाम में नहीं दे रखी होती है, ठीक है। चलिए, ओके। क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के अंदर, 2019 के मेंस के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखो कंजंक्शन कितना पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो सेंटेंस होते हैं वो कंजंक्शन का टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस का टॉपिक है, ये बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए कि as soon as the fireman came out, as soon as the fireman came out, आपने पास्ट लगा रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है। फिर आप कह रहा है कि आउट ऑफ द हाउस देन द रूफ कोलैप्स्ड। क्या करोगे यहां पर कि यहां पर आपने क्या एज सुन एज लगा दिया, तो उसके बाद आप देन का यूज है वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा गया 2015 के CHSL एग्जाम में, एसएससी के 10+2 वाले में। तो एज सुन एज के बाद आप देन का यूज नहीं करोगे, THEN वाला देन या THAN वाला देन कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी आप एज सुन एज के बाद रिपीट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे कि यू विल हैव टू वर्क, यू आर इन द ऑफिस। आपके जब तक तुम ऑफिस में हो तुम्हें काम करना होगा। तो यू विल हैव टू वर्क, तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा जब तक तुम कहाँ हो, ऑफिस में हो। यू आर इन द ऑफिस। क्या कहोगे, एज लॉन्ग एज, जब तक हो सकता है। एज गुड एज, यहाँ कोई सेंस नहीं है। एज फार एज का और एज मच एज का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एज लॉन्ग एज। क्या आएगा, एज लॉन्ग एज। तो आपको कहना पड़ेगा कि यू विल हैव टू वर्क एज लॉन्ग एज यू आर इन द ऑफिस। इसका मतलब हो गया कि जितनी देर तक, जितने टाइम तक तुम, जब तक तुम ऑफिस में हो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत सिंपल पूछा। किसमें क्वेश्चन बना था, एसएससी सीजीएल प्री 2016 के पेपर में आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है ना। बड़े सरल हैं, आपका रूल है, बस आपको सिंपल वे में ध्यान रखना है कि एज सुन एज और एज लॉन्ग एज वाले सेंटेंस में, मतलब इनमें क्या करना है आपको, पहली बात तो फ्यूचर क्लॉज आप यूज नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस आप उसमें यूज नहीं करोगे। और सेकंड आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आप आगे जो कंजंक्शन है उसके साथ पेयर यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो सरल सरल रूल थे आज, बहुत सिंपल वाले रूल थे ये, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट रूल देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट रूल क्या है आपका, देखो बड़ा सरल, देखो ये रूल आप जानते हो वैसे सभी, और बहुत सरल सा रूल है, आसान एक रूल है आपका। देखिए रूल नंबर 6 देखो क्या कहता है, अनलेस और अनटिल। क्या है, अनलेस और अनटिल, अनलेस और अनटिल। पहली बात ग्रामेटिकली हम इसमें चीज देख लेते हैं कि अनलेस और अनटिल से सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन नहीं करना है। पहली बात तो कभी भी अनलेस और अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो आप इन्वर्जन नहीं करोगे। ये नहीं कि आप यहां पर कैन यू कह दोगे, ऐसे नहीं। अनलेस और अनटिल से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्जन आप नहीं करोगे, पहली बात।
ठीक है ना, इन्वर्जन आप नहीं करोगे, फर्स्ट वन। सेकंड बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अनलेस और अनटिल दोनों ही अपने आप में नेगेटिव होते हैं। अब यदि ये नेगेटिव है तो इनके साथ आपको नॉट का यूज नहीं करना है, ठीक है, नॉट यूज नहीं होगा। नॉट हो गया, नेवर हो गया, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, नॉट, नेवर, ये वर्ड यूज नहीं होंगे। रीजन कि यहां पर आप अनटिल और अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। दो बातें हो गई। पहली बात क्या ध्यान रखोगे कि इन्वर्जन नहीं करोगे। ये नहीं कि आप नेगेटिव, जिस तरह हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली नेगेटिव होता है तो उसमें इन्वर्जन करते हैं, वैसे अनटिल और अनलेस वाले में इन्वर्जन आपको नहीं करना है। क्लियर है, पहली बात इन्वर्जन हट जाएगा। सेकंड बात, आप नॉट है, नेवर है, इस तरह के वर्ड आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि खुद ही आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या ध्यान रखोगे कि कभी भी आप अनटिल और अनलेस वाले सेंटेंस में फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे। इस तरह नहीं कि आप विल से या वो, इस तरह आप यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करोगे। कौन से? अनलेस और अनटिल वाले क्लोज में नहीं करोगे। साथ वाले क्लोज में कर सकते हो। इसमें जब आप सेंटेंस में दो क्लोज आते हैं, सेंटेंस में दो क्लोज होंगे जब भी अनटिल कंजंक्शन यूज होता है, अनटिल अनलेस यूज होते हैं तो दो क्लोज होंगे। तो अनटिल और अनलेस वाला जो क्लोज होता है उसके अंदर आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करोगे। साथ वाले क्लोज में भले कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप विल भी यूज कर सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हो, आप नॉट भी यूज कर सकते हो, वो सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अनलेस और अनटिल वाला जो क्लोज होता है उसके अंदर आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, इन्वर्जन नहीं करोगे। सेकंड बात, वहां पर आपको नॉट, नेवर जैसे वर्ड जो एडवर्ब होती है उनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। और तीसरी बात, वहां पर आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं कर सकते, विल और शैल का यूज आप नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस के साथ, ठीक है। तीन बातें ध्यान रखनी है। चौथी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि आपके उसके साथ वाला क्लोज है उसमें फ्यूचर आ सकता है, विल, शैल आ सकता है, नॉट आ सकता है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन इनके साथ वाला जो क्लॉज है, इधर आपने अनलेस और अनटिल को पहले वाले क्लॉज में लिखा है कि बाद वाले क्लॉज में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि बाद में लिखा है तो बाद में विल और सेल नहीं आएगा, पहले लिखा है तो पहले वाले में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, एक तो ये अंतर हुआ। एक दूसरी बात आती है कि अनटिल और अनलेस में क्या अंतर है। ये दोनों में देखो कंपैरिजन थोड़ा पूछा जाता है। देखो, एक होता है अनलेस। देखो, पहली बात ध्यान रखना कि अनलेस जब यूज करते हैं तो अनलेस क्या है, एक शर्त को बताता है। अनलेस क्या बताता है? अनलेस शर्त को बताता है, कंडीशन को बताने वाला वर्ड होता है, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब इसकी जगह हमें कहना पड़े, इफ यू डोंट की जगह क्या कहना पड़ेगा कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, कि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में पास नहीं होंगे, ठीक है ना। ये शर्त को बताता है, कंडीशन को बताने वाला वर्ड होता है, ठीक है ना। वहीं अनटिल जो होता है, अनटिल एक बात ध्यान रखना, आपको टी डबल एल करके भी देता है, तो टी डबल एल नहीं होता, सिंगल एल होता है, ठीक है ना। अनटिल, अनटिल आपकी एडवर्ब होती है, सॉरी, ये आपके कंजंक्शन पेयर में नहीं बल्कि टाइमिंग के अर्थ में आता है। तो ये समय की बात करता है अनटिल, इसका मतलब होता है जब तक। ये समय के लिए इस्तेमाल होने वाली वर्ड है, टाइमिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये शर्त बताता है, कंडीशन बताता है। और आपका अनटिल जो होता है वो जब तक, टाइमिंग को बताता है। तो दोनों में काफी फर्क होगा। आप कह रहे उतने समय तक तू वेट कर ले, तो वेट कर ले, तो वहां पर क्या करो, अनटिल, ठीक है ना। आप कह आई वेट अनटिल सी कम्स, इसका मतलब जब तक वो आए मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा, तो आई वेट अनटिल सी कम्स। तो वहां अनटिल का मतलब है एक टाइमिंग के अर्थ में आता है, ठीक है। तो अनटिल और अनलेस में ये अंतर होता है। अनलेस शर्त को बताता है, अनटिल टाइमिंग को बताता है, ठीक है, ये बात होती है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों में क्या किस तरह इनके ग्रामेटिकल यूज हैं। ग्रामेटिकल तो अनटिल और अनलेस के साथ नॉट और नेवर नहीं लगाओगे, फ्यूचर टेंस नहीं लगाओगे इनके साथ, ठीक है ना। और इनके साथ वाले क्लोज में लगा सकते हो, साथ वाले में दिक्कत नहीं होती है। फिर अनलेस और अनटिल में टाइमिंग का क्या होता है, फर्क होता है। एक टाइमिंग होती है और दूसरी आपकी शर्त होती है, कंडीशन होती है, ठीक है। देखो, जैसे आपने देखो सेंटेंस को समझते हैं। देखो, तो सेंटेंस को समझते हैं। देखो, यदि आपने सेंटेंस कह दिया कि
वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास द एग्जाम। आपका यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। अब यहां पर इफ तो हम लगा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे क्या कर रखा है, विल नॉट कह रखा है। तो और यदि मान लो आपने इफ लगा दिया तो इफ तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यदि आपने इफ लगा दिया तो इसका तो मतलब हो जाएगा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। यदि आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप एग्जाम में पास नहीं होंगे। तो इफ का तो यहां पे कोई सेंस ही नहीं बना, ठीक है ना। अब यदि यहां पे आपने अनटिल कह दिया तो क्या अर्थ निकाल देगा, देखो कि until you work hard you will not pass the exam। इसका मतलब हो गया कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम एग्जाम में पास नहीं होंगे। बोलने को लोग ऐसा बोल भी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ग्रामेटिकली आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस और मीनिंग भी, क्योंकि आप कह रहे हो कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे जब तक तुम पास नहीं होंगे। मतलब ये टाइमिंग पीरियड थोड़ी है। आप किसी को ये थोड़ी कहना चाह रहे हो कि उतने समय तक तू मेहनत नहीं करेगा। अरे ये तो डिपेंड करता है किसी व्यक्ति के ऊपर, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 6 महीने पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेते हैं, कुछ लोगों को 6 साल लग जाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। पढ़ाई दोनों बराबर करते हैं, मेहनत दोनों बराबर करते हैं, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, आपका लक भी काम करता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी को टाइमिंग नहीं दे रहे हो कि इतने समय तक तू मेहनत कर तेरा सिलेक्शन हो जाएगा या इतने समय तू ये काम कर। यहाँ शर्त बता रहा है, यहाँ कंडीशन अप्लाई है। यहाँ कहना चाह रहा है कि क्या कि यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। तो आपको यहाँ पे अनटिल नहीं, आपको कहना पड़ेगा अनलेस। आप कहोगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम, कि यदि तुमने कठिन मेहनत नहीं की तो तुम एग्जाम में पास नहीं होंगे। अनलेस का मतलब ही इफ नॉट होता है। अनलेस का मतलब ही क्या होता है, इफ नॉट, कि यदि आपने कठिन मेहनत नहीं की तो आप एग्जाम में पास नहीं होंगे। तो इस वाले क्लॉज में आप विल वर्क नहीं कर सकते, साथ वाले क्लॉज में कर सकते हो विल नॉट, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वाले क्लॉज में जो अनटिल वाला और अनलेस वाला जो क्लॉज है उसमें फ्यूचर टेंस का यूज आप नहीं कर सकते। क्लियर है। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो, टाइमिंग की बात नहीं करके आप एक शर्त की बात कर रहे हो, आप शर्त लगाने की बात कर रहे हो, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से आपका जो यूज है कौन सा, नेक्स्ट रूल देखो नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि अनटिल और एक अनटिल में एक अंतर समझिए। देखो कि अनटिल क्या होता है। देखो जैसे आपने एक सेंटेंस कह दिया कि यू कैन नॉट, कैन नॉट ध्यान रखना एक ही साथ लिखा जाता है, कभी भी कैन नॉट को अलग अलग नहीं लिख सकते आप। इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में कैन नॉट को नहीं लिख सकते। कैन नॉट को लिखने का तरीका होता है कि आप उन्हें साथ में ही लिखना पड़ेगा, या तो इस तरीके से लिखा जाता है या आप कैंट ऐसे लिख सकते हो, आप इस तरीके से कैंट को लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखना, कभी भी कैन नॉट इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखना होगा, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने कह दिया सेंटेंस कि यू कैन नॉट गो अहेड द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। अब ये सेंटेंस देखो क्या कह रहा है आपसे कि यू कैन नॉट गो अहेड द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। आपके तुम आगे नहीं बढ़ सकते, सिग्नल क्या है, जब तक ये सिग्नल ग्रीन न हो जाए। आपके जब तक आपका सिग्नल है वो ग्रीन न हो जाए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहां पर शर्त है कि टाइमिंग है। यहां यदि मान लो आपने अनलेस लगा दिया, यदि आपने अनलेस लगा, अनलेस का तो मतलब हो गया आप शर्त लगा के बैठ गए कि आप यहां पर आगे नहीं जा सकते जब तक आपका क्या न हो कि सिग्नल ग्रीन न हो। मतलब सिग्नल यदि ग्रीन नहीं होगा तो आप आगे जाओगे ही नहीं। अरे मान लो कुछ टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाए और मान लो वो रेड ही रेड रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो यहाँ शर्त नहीं थोप रहा है आपके ऊपर, आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है, आपको इंतजार करने के लिए बोल रहा है। तो यहां सेंटेंस में ये कह रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक ये सिग्नल ग्रीन न हो जाए। तो यहां कोई किसी भी तरह की शर्त आप पर नहीं थोप रहा है, आपको वो कह रहा है अनटिल, जब तक, ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि थोड़ी देर इंतजार कर लो, इसका मतलब यही होता है प्लीज वेट फॉर अ वाइल।
क्या होगा कि प्लीज वेट फॉर अ वाइल, कृपया आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कीजिए, ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि क्या, यू कैन नॉट गो अहेड अंटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन, जब तक सिग्नल आपके ग्रीन में हो जाते हैं आप आगे न बढ़िए। मीन्स यहाँ कहने का मतलब आपसे ये कह रहा है, टाइमिंग के बारे में कह रहा है, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए आप इंतजार करिए, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो जब तक सिग्नल आपका ग्रीन हो जाएगा, मतलब सिग्नल ग्रीन होने वाला है। तो ये कहना चाह रहा है। तो टाइमिंग अलग चीज है, शर्त अलग चीज है। तो अनलेस आता है शर्त के लिए और अनटिल आता है आपका टाइमिंग के लिए। इन दोनों चीजों का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, अनटिल और अनलेस। विशेषकर वेट करने वाले सेंटेंस में आपको अनटिल ही यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कह दिया कि, आपने कह दिया सेंटेंस की वेट हियर शी कम्स, अब आपने कहा वेट हियर शी कम्स, इंतजार करिए जब तक वो ना आ जाए। तो वेट हियर, अब यहां पर यदि आपने अनलेस कह दिया तो वो गलत हो जाएगा। यदि वो ना आए, तो यदि वो ना आए ये थोड़ी कहना चाह रहे हो, अंटिल सी कम्स कहना चाह रहे हो कि वेट हियर अंटिल सी कम्स, इंतजार करिए जब तक कि वो ना आ जाए, ये कहना चाह रहे हो। क्लियर है? चलो, तो अंटिल और अनलेस, पहली बात आपको मैं रिकैप करवाता हूं, देखो ध्यान रखना। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन आपको नहीं करना है, फर्स्ट वन। सेकंड, आप नॉट और नेवर का यूज नहीं कर पाओगे। तीसरी बात, अंटिल और अनलेस वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस आप यूज नहीं करोगे। फोर्थ वन कि आप साथ वाला क्लोज है उसमें विल सेल ये लगा सकते हो, नॉट लगा सकते हो, फ्यूचर यूज कर सकते हो, साथ वाले में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर आपका जो क्लोज है अंटिल और अनलेस वाला जो क्लोज है उसके साथ आपको इन्वर्जन है वो वहां पर नहीं करना है। क्लियर है? चलो देखिए, बढ़ते हैं। देखो किस तरीके से आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे हैं। देखो, अनलेस यू डू नॉट प्रॉमिस मी to reform yourself, I'll not allow you to come here again। क्या गलती है सेंटेंस में कि unless you do not promise, पहली बात unless के साथ आपको do not नहीं लगा सकते, आपको कहना पड़ेगा unless you promise me। क्या कहोगे? unless you promise me to perform yourself I will not allow। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला वाला नॉट सही है, यहाँ पे सेकंड क्लॉज में विल आता है, नॉट आता है, ये करेक्ट होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इस अनटिल और अनलेस वाले क्लॉज में आप विल और सेल यूज नहीं करोगे। क्वेश्चन आपका सेकंड क्या कह रहा है? यू कैन नॉट मूव अहेड अंटिल द सिग्नल विल नॉट टर्न ग्रीन। देखो यहां पर कैन नॉट मूव, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपने क्या कर दिया? अंटिल द सिग्नल विल नॉट टर्न ग्रीन। देखो इसमें क्या क्या गलतियां कर दी इसने। देखो पहली बात तो यहां पर अंटिल जो आप लगा रहे हो, अंटिल क्या, टी डबल एल नहीं, आपको कहना पड़ेगा अंटिल सिंगल एल। एग्जाम में किसी एक ही पार्ट में गलती आएगी, यहां जानबूझकर दो गलती बना रखी है। अंटिल करना है आपको, फिर आपने कहा अंटिल द सिग्नल विल नॉट टर्न ग्रीन, तो विल नॉट टर्न ग्रीन नहीं, आप यहां पर अंटिल वाले क्लोज में विल नहीं। देखो इसमें आपने अनलेस वाला क्लोज पहले लिखा है, इसमें अंटिल वाला क्लोज बाद में लिखा है, तो पहले लिखो या बाद में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंटिल और अनलेस वाले क्लोज में आपको फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है। तो क्या कहोगे कि यू कैन नॉट मूव अहेड अंटिल द सिग्नल, आपको कहना पड़ेगा क्या? टर्न्स ग्रीन। क्या कहोगे? टर्न्स ग्रीन। तो अंटिल आ गया, तो अंटिल के साथ आप वहां पर नोट भी नहीं लगा पाओगे और यहां विल टर्न की जगह आप कहना पड़ेगा टर्न्स। क्या कह दोगे? टर्न्स ग्रीन। क्लियर है? नॉट हटेगा क्योंकि अंटिल के कारण नॉट हट जाएगा, नॉट हटेगा तो यहां पे विल टर्न जो फ्यूचर है वो हट करके प्रेजेंट सिंपल बन जाएगा और टर्न्स कहना पड़ेगा। क्या कहोगे? टर्न्स। तो यू कैन नॉट मूव अहेड अंटिल द सिग्नल टर्न्स ग्रीन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर देखते हैं। क्या कह रहा है? यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। आप कह रहे हो कि आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते, यू विल नॉट पास द एग्जाम। कब? मेहनत करोगे तब या मेहनत नहीं करोगे तब? ऑब्वियसली मेहनत नहीं करोगे तब। तो अंटिल तो कोई सेंस नहीं, ये तो होता ही नहीं है अंटिल, ये तो गलती हो गया। ठीक है ना? अनलेस, अनलेस कहोगे, इफ कहोगे या लेस्ट कहोगे। देखो इफ यदि आप कहते हो तो इफ का तो क्या मतलब हो जाएगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। यदि यहां यू विल पास द एग्जाम होता तो इफ आता। यदि यहां पे ऐसे कहते कि यू विल पास द एग्जाम तो आपको कहना पड़ेगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। और यदि आप विल नॉट पास एग्जाम कह रहे हो तो यहां पे इफ नॉट आएगा, तो इफ नॉट तो ऑप्शन में, तो आपको अनलेस कहना पड़ेगा। तो आप कहोगे सेंटेंस में कि अनलेस यू वर्क हार्ड। क्या कहोगे? अनलेस यू वर्क हार्ड।
ठीक है ना, अनलेस। लेस्ट का यूज करोगे तो आगे यहाँ फिर विल नहीं आएगा, लेस्ट के साथ आपको शुड का यूज करना होता है, और वो भी रिजल्ट क्लॉज में लेस्ट आता है, आपके स्टार्टिंग में नहीं आता, इस वाले रीजन क्लॉज में नहीं आता। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास द एग्जाम। क्लियर है? तो सरल है, बड़ा आसान है। देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चंस बने हैं, देखो उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है, देखिए। जोया वन द फर्स्ट प्राइज in the race unless she stumbled and fell। क्या कहना चाह रहे हो? अब जोया won the first prize, आपका जोया ने रेस के अंदर पहली जो है वो पोजीशन प्राप्त की। unless she stumbled and fell, यदि वो नहीं गिरती। अब यदि वो नहीं गिरती ऐसा कहना चाह रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे फर्स्ट प्राइज जीत नहीं पाती, आपके जब तक उसने ऐसा काम ना किया हो। तो क्या कहोगे यहाँ पर? unless नहीं आकर के आपको यहाँ पर कहना पड़ेगा until। क्या करोगे? until। जब तक वो गिरी नहीं तब तक वो भागी और पहला जो प्राइज है वो जीत गई। तो आप कह रहे हो कि जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो गलती कौन से पार्ट में जा रही है यहाँ पर कि अनलेस सी प्राइज इन द रेस जोया वन द फर्स्ट या स्टम्बल एंड फेल। तो क्या कहोगे? पहले पार्ट में गलती है कि यहाँ अनलेस नहीं बल्कि आपको कहना पड़ेगा until। ठीक है ना, जब तक। यहाँ टाइमिंग की बात कर रहा है कि वो जब तक भागी, ठीक है ना, जब तक वो गिरी नहीं और वो क्या पहला प्राप्त है वो प्राइज ली थी। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के पेपर के अंदर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अनलेस यू डिड नॉट डू, अनलेस यू डिड नॉट डू, अनलेस के साथ डिड नॉट यूज नहीं कर सकते, आपको सीधा ही कहना, डिड नॉट डू आ रहा है तो सीधा डिड कहना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा अनलेस यू डिड। ठीक है ना, डिड योर होम, यू होमवर्क नहीं, योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड। अनलेस यू डिड, अब आपने कह दिया आगे यू विल बी, अब यू विल बी आ रहा है, इसका मतलब आप यहाँ डिड तो कह नहीं सकते, अगले वाले में यू विल बी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, विल का यूज नहीं कर, डिड का यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि आगे विल आ रहा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के साथ आपको पास्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते, फ्यूचर के साथ आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना होगा। तो यहाँ पे डिड की बजाय आपको क्या कहना पड़ेगा, आपको डू ही कहना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? देखो यहाँ पर क्या करोगे, देखो सैड द टीचर इसमें गलती है, या डू योर होमवर्क इसमें गलती है, डू योर होमवर्क यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यू विल बी पनिश्ड ये सही है, तो अनलेस के साथ डिड नॉट यहाँ पर ये गलत है। आपके डी पार्ट में गलती है, डी पार्ट में गलती हो करके फिर आपको यहाँ पर डिड की बजाय आपको डू यूज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है ना, रीजन इसका कि आगे फ्यूचर टेंस लगा रखा है, तो फ्यूचर टेंस के साथ यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं रह करके आपको प्रेजेंट टेंस रखना पड़ेगा कि अनलेस यू डू। ठीक है ना, अनलेस यू डू योर होमवर्क। ठीक है ना, ये आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2018 के एग्जाम में, 2018 के प्री के एग्जाम में पूछा गया। देखो नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, अनलेस यू डोंट ओबे, अनलेस के साथ आपको डोंट यूज नहीं करना पड़े, तो अनलेस यू ओबे योर ऑर्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। सक्सीड के बाद हमेशा इन आता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल प्री 2017 के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, रिगार्ड के बाद एज आता है, ध्यान रखना, कंसीडर के बाद एज नहीं आता, रिगार्ड के बाद एज आता है। तो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड, कॉन्ट्रेरी विरोध में आता है, कॉन्ट्रेरी के बाद टू लगता है, कॉन्ट्रेरी। तो द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट, रिगार्ड के बाद एज आएगा, ध्यान रखना, एज एन एक्सीडेंट। ठीक है ना, फिर आप कह रहे हो क्या, स्टिल एनी एविडेंस टू कॉन्ट्रेरी इज फाउंड, व्हेनेवर एनी एविडेंस, अदरवाइज या अनलेस कहोगे, क्या कहोगे, यहां पर अदरवाइज का सेंस नहीं होगा, क्या कहोगे, अनलेस। द पुलिस विल रिगार्ड इट एज एन एक्सीडेंट अनलेस एनी एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी इज फाउंड। आप कह रहे हो कि यदि कोई भी एविडेंस है इसके विरुद्ध नहीं पाया जाता है तो पुलिस क्या करेगी, इसे एक एक्सीडेंट है वो घोषित कर देगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन लेना पड़ेगा, अनलेस ऑप्शन में लेना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका रहेगा, अनलेस। क्या कहोगे,
unless the police will regard it as an accident, ठीक है ना, unless any evidence to the contrary is found। क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL मेंस 2019 के पेपर में, ठीक है ना, मेंस 19 में पूछा गया, ठीक, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। अब आगे कह रहा है कि यू कैन नॉट सक्सीड, तो क्या कहोगे? इफ यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड कहोगे तो वो तो गलत हो जाएगा। इफ आप रख नहीं सकते, टिल कोई मतलब नहीं है। अंटिल यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, आपको जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, तो ये टाइम नहीं है, यहाँ पर क्या है, शर्त है। तो टाइमिंग का खेल नहीं है, ये शर्त का खेल है, और आपको कहना पड़ेगा अनलेस। क्या कहोगे कि अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। कितना सरल और साधारण क्वेश्चन है। पूछा किस में गया? आपके 2000 सॉरी अनटिल नहीं, अनलेस कहना पड़ेगा, अनलेस, ठीक है ना। क्या पूछा गया? SSC CGL प्री 2017 के पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो बड़ा सरल और आसान आपका ये तरीका है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। द रेन स्टॉप्ड, द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। आप कह रहे हो कि यहां पर जब तक रेन है वो रुक न गई, कॉन्सर्ट क्या है, वो सस्पेंड होने वाला था। तो क्या कहोगे यहां पर? द रेन स्टॉप्ड। अब बारिश रुकने की बात कर रहा है, तो शर्त नहीं थी, अब बारिश से शर्त थोड़ी लगाओगे। क्या कहोगे? जब तक बारिश रुकी ना। आपको अनटिल कहना पड़ेगा, टिल और वाइल का कोई मतलब नहीं है, अनलेस यहाँ नहीं आएगा, तो आपको कहना पड़ेगा यहाँ पर अनटिल। क्या कहोगे? अनटिल द रेन स्टॉप्ड द कॉन्सर्ट हैड टू बी सस्पेंडेड। यहाँ सेंटेंस अनटिल एक टाइमिंग जोन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, टाइमिंग पीरियड के लिए। क्वेश्चन पूछा गया SSC CGL प्री 2017 के अंदर। बहुत आसान और आपका सरल रूल है। क्लियर है? चलिए ओके, तो आज के लिए इतने ही। हम इन 4 रूल्स को पढ़ा है आज, ठीक है ना। इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ना, ठीक है ना। ओके, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। ओके, चलिए, ओके, कॉल इट अ डे, बाय बाय।